देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके स्वागत के साथ। और आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर पर। दर्शकों, आज मैं एक खास बातचीत के लिए हाजिर हुआ हूँ और आज हमारे खास मेहमान है भोरंज के विधायक सुरेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज इनसे हम खास बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जी राम जी, जो मनरेगा से मिलती जुलती कुछ चीज़ है। और कांग्रेस ने लॉन्च की थी मनरेगा, जो कि काफ़ी अरसे से चली आ रही है। उसी सिलसिले में सुरेश जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट मतलब एक जनरल भाषा में इनसे कुछ चीज़ें पूछूंगा ताकि वो चीज़ें आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलन का नाम है मनरेगा बचाओ आंदोलन। तो ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों है मनरेगा खतरे में? तो इनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी, पुनः आपका स्वागत। और पहले प्रश्न पे आपके साथ आया हूँ कि आपने एक आंदोलन शुरू किया, ये कब से शुरू हुआ है? देखिए, ये आंदोलन मैंने शुरू नहीं किया, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी ने जी राष्ट्रीय स्तर पे शुरू किया है। जी। और इसमें हमारा जो प्रथम चरण है, आज उसका आरंभ हमने किया। आज हर मुख्यालय के ऊपर जी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मनरेगा के विरोध में, वो हमने की। कल जो आने वाला कल है, उसको हम हर जिला मुख्यालय पे एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जिसमें हम सत्याग्रह पे सभी कांग्रेस के लोग बैठेंगे जी। इसके जो आगामी चरण हैं, फिर इसको एक बड़ा आंदोलन हम बनाएंगे और इसको पंचायत तक और ग्राम स्तर तक हम ले जाएंगे, ताकि पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन बने। और जो एक ग्रामीण विरोधी, पंचायत विरोधी और गरीब विरोधी जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, उस निर्णय को केंद्र सरकार को हम विवश करेंगे कि वो इस निर्णय को वापस ले, क्योंकि इस योजना के बदलाव से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस योजना को बंद करना चाहती है। अच्छा सुरेश जी, थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए, बहुत से दर्शकों को शायद पता भी नहीं होता इन चीज़ों का, मनरेगा में क्या था और इसमें क्या नहीं है, राम जी में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना पूरे विश्व की थी जी जो ग्रामीण रोजगार के साथ जुड़ी थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी थी और ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए बनी थी। इसमें तीन चीज़ें मुख्यतः की गई थी कि एक तो लोगों को घर द्वार पे रोज़गार मिले, दूसरा गारंटी के साथ रोज़गार मिले, तीसरा इसका उद्देश्य था कि लोग जो गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, गांव को छोड़ के चले जाते हैं, उस पलायन को रोका जाए। और अगला जो इसका उद्देश्य था, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था, ताकि लोगों की जेब में घर बैठे पैसा आए, घर बैठे उसको जो है कमाने के अवसर मिले और उस पैसे को फिर वो स्थानीय मार्केट में लगाए और स्थानीय मार्केट जो है फिर उससे मजबूत हो। तो क्या तो ये उद्देश्य था। जी राम जी में ये चीज़ें नहीं? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक इस जी राम जी की बात है, पहला तो जी राम जी में अगर ये बदलाव करना चाहते थे तो बदलाव कर देते, उसमें नाम नहीं बदलते। तो एक तो इन्होंने नाम बदल लिया महात्मा गांधी। नाम पर क्या एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बदलने में भी क्या दिलचस्पी है? जी जी। प्रश्न ये है कि बदलने में भी क्या दिलचस्पी है इनकी। तो क्या महात्मा गांधी जी से इनको बैर है? जहाँ तक ये कह रहे हैं कि राम के नाम से बैर है, मैं कल सुन रहा था कि इनके नेता कह रहे थे बड़े कि जी इनको राम के नाम से बैर। हम राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान श्री राम में हमारी आस्था है और हमारी जो आस्था है वो भगवान राम जी से दिली है।
और जो हमारा धर्म है उसके प्रति है, और जो हमारी पूजा पद्धति है वो अपने मोक्ष के लिए है, राम भक्ति है वो अपने मोक्ष के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राम भक्ति है वो वोट के लिए है। ये हर चीज़ में उसको वोट के लिए इस्तेमाल कर दें। जी राम जी का जहाँ ये जिक्र कर रहे हैं, जी राम जी तो इन्होंने तोड़ जोड़ के शब्दों से राम निकाल लिया है, अन्यथा इस योजना का नाम राम भगवान जी के नाम से नहीं है। हम स्वागत करते कि महात्मा गांधी जी के नाम को बदल देते और उसकी जगह पे रखते भगवान श्री राम रोजगार गारंटी योजना, तो क्या काम, तो हम इस बात को मानते। तो इन्होंने एक तो नाम भी बदला जी, दूसरे इन्होंने जो इसके बीच में जो ताकत थी उस ताकत को कमज़ोर किया। सबसे पहला इन्होंने इस स्कीम में बजट का जो एलोकेशन था उसका अनुपात इन्होंने बढ़ाया, राज्य के ऊपर बोझ जो है उसका डाला, जबकि पहले केंद्र की तरफ से 100% जो फंडिंग थी वो इसकी होती थी। अब कितनी है? अब अलग अलग की है, 60-40 की है, और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है उसमें इन्होंने 90-10 भी की है। किसी में हिमाचल भी 90-10 में है। मुझे शक है हिमाचल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में इन्होंने किया है, हिमाचल में शायद वो नहीं है यहाँ पे। अगर 90-10 भी है तब भी बोझ 10% इन्होंने डाला ही है जी। तो ये इन्होंने एक तरह से केंद्र से पीछा छुड़ा के स्टेट के ऊपर इसको डालने का काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा कि पहले इस योजना में पंचायतें सेल्फ डालती थी और पंचायतें तय करती थी जनरल हाउस में जी। जनरल हाउस जो पंचायतों की एक मुख्य आत्मा है, जनरल हाउस जो पंचायती राज की आत्मा है वो जनरल हाउस है। उसमें सारे लोग सामूहिक फैसला लेते हैं और उसी में सेल्फ डाला जाता था कि कौन सी योजना जो है, कौन सा कार्य जो है पंचायत के अंदर होना है, और उससे फिर डिमांड की जाती थी, फिर पैसा उसका आता था। अब इससे उल्ट हो गया है, अब पंचायतें सेल्फ नहीं डालेंगी, अब केंद्र तय करेगा कि कौन सा काम होना है और केंद्र तय करेगा कि ये स्कीम होनी है या नहीं होनी है, पैसा देना है या नहीं देना है। पंचायत बिल्कुल भी इसमें कोई दखल नहीं है। पंचायत का कोई दखल नहीं है। पंचायत के पास तो आएगा तो पंचायत इसको एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन पंचायत के पास अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो सेल्फ डाले इस स्कीम का, कि हमें ये काम करवाना, हमें ये काम करवाना। जो प्रायोरिटीज थी वो पंचायत की खत्म कर दी है, प्रायोरिटी जो है केंद्र सरकार ने कर दी। देखिए, को बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सुरेश जी। एक्चुअली होता क्या है कि पंचायत अधिकारियों को बहुत ज़्यादा पता होता है कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे किया जा सकता है, और अब कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है, सुरेश जी का जो कहना है कि केंद्र ये डिसाइड करेगा कि कौन सा काम करना है, तो उसके लिए क्या वो इनकी कोई शायद जनरल बॉडी वगैरह रखेंगे, लेकिन पंचायत का अधिकार खत्म कर दिए। अभी इसके बारे में कोई जनरल बॉडी नहीं है जी। अभी इतना है कि पंचायत सेल्फ नहीं डाल पाएगी। और तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम इसमें जोड़ेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो पहले काम किए जा रहे क्या उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं समझते हैं? क्या रोड बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है? क्या गांव का रास्ता बनना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? क्या कुआं बनना इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? क्या और जो कार्य हैं, बिल्डिंग बननी है कोई, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता? तो यही कार्य तो करती थी मनरेगा पहले भी। तो ऐसे नए कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं जिनको ये जोड़ना चाहते हैं जी? यहाँ पे भी ये झूठे पाए गए। इसी के बाद जहाँ इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा का जो बजट है इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो कोई कागज़ तो बताए कि कौन सा बजट बढ़ाया, ये बताए तथ्यों के साथ कि हमने इसका बजट बढ़ाया। कौन सा बजट बढ़ाया? इन्होंने तो केंद्र के से पीछा छुड़ा के स्टेट के ऊपर इसका जो है बोझ डाल दिया है। और एक बात और अजीब इन्होंने की है कि रोज़गार अगर नहीं मिलता है तो फिर अगर बेरोजगारी भत्ता देना हो तो स्टेट देगी। अच्छा, यानी कि काम करने का जो कोई काम होना है या नहीं होना ये तय करेगी केंद्र सरकार, और उसकी वजह से अगर रोजगार नहीं मिलता है किसी को तो बेरोजगारी भत्ता देगी स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी कि एक तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और लायबिलिटी खड़ी करने वाली
बात है। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ और है जो जी राम जी में जो है मनरेगा में शायद 90 डेज था, ये जो रोजगार देने की बात हो रही है ये 125 दिन की बात है शायद। नहीं, इसमें 90 दिन था, फिर इसको 100 दिन की गारंटी की। जी 100 दिन की गारंटी के बाद इसको 150 दिन की गारंटी हमारे घोषणा पत्र में आ गई है अच्छा। कि 150 दिन की गारंटी हमने इसको बढ़ाई है। और इसके जो जहाँ इसकी वेजेस है, जो दिहाड़ी है, उस दिहाड़ी को भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है। और केंद्र में हमारी सरकार ने तो इसको और ज़्यादा करने का ये किया है। तो 100 में से 125 कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब रोज़गार मिलेगा ही नहीं तो आप 1000 दिन कर दो जी। जब रोज़गार आप दोगे नहीं, किसी योजना को आप वहाँ से कोई मंजूरी नहीं देंगे केंद्र से, तो आप कितनी बड़ी प्लान यहाँ से कर लो। तो रोज़गार जब नहीं मिलेगा तो 125 क्या आप 1000 दिन की घोषणा कर दो। रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर बेरोज़गारी भत्ता देना होगा। तब भी ये है कि उनको मत पूछो, फिर आप स्टेट को पूछो। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस योजना को शुरू से बंद करना चाहती थी। जब सरकार बनी उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर ये कहा था कि ये योजना जो है ये कांग्रेस का जो ये है, ये एक ताबूत है और इसको हम रखेंगे ऐसे, और ये खड्डा खोदने और खड्डा भरने वाली योजना है, ऐसा उन्होंने कहा था। और समय समय पर इसके ऊपर उन्होंने इसको बंद करने का प्रयास किया। लेकिन देश के अंदर का माहौल इन्होंने देखा, ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल इन्होंने देखा, गरीबों का माहौल इन्होंने देखा कि इस योजना को बंद करने के जो परिणाम है वो बड़े गलत आ सकते हैं। तो इन्होंने बंद तो नहीं की, लेकिन लगभग बंद करने जैसे नियम इसके बना दिए ताकि योजना बंद भी ना हो और उसमें चले भी ना। तो एक किस्म से इसको बंद ही करने का ये प्रयास है। तो सुरेश जी, इसके विरोध में जो आपका आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, और इसका आपको क्या लगता है, आंदोलन का कोई रिजल्ट आने वाला भी है या सिर्फ आंदोलन ही बनकर रह जाए? निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट आने वाला है। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने का बयान आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के स्वरूप को जो बदलने का प्रयास इन्होंने किया है, इनको इससे पीछे हटना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो राहुल गांधी जी कहते हैं तो उसके बाद उसका जब परिणाम आता है तो फिर ऐसा ही होता है। उन्होंने नोटबंदी के बारे में भी ऐसा कहा था, उन्होंने जीएसटी के बारे में भी ऐसा कहा था, उन्होंने कोरोना के बारे में भी ऐसा कहा था, और उन्होंने आर्थिक मंदी के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही थी। तो ये सारी चीज़ें जब वो कहते हैं तो वो बहुत गहन अध्ययन के बाद ऐसी चीज़ें वो कहते हैं। और ऐसा मनरेगा के लिए भी उन्होंने कहा कि जब हमारा संघर्ष चला है तो निश्चित तौर पे फिर हम इस चीज़ को जो है वो आंदोलन के माध्यम से हम इस मनरेगा को जो है बदलने नहीं देंगे। तो ये आंदोलन कितने चरणों में चल रहा है, थोड़ा सा बता। आंदोलन चला है, आंदोलन हमारा जारी है। आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश में और देश में हो रही है। इसके बाद कल से सत्याग्रह है और उसके बाद फिर इसको प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे इसको हम ले जाएंगे। और जो गरीबों का हक है उसको हम छीनने नहीं देंगे। बहुत अच्छा लगा सुरेश जी आपसे बात करके, और एक मनरेगा और जी राम जी की थोड़ी सी तुलना भी हुई। और दर्शकों, सुरेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश जी। और धन्यवाद। इसके साथ ही दर्शकों, मैं विदा लेने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कंपैरिजन में आप क्या पाते हैं, इनबॉक्स में जाकर हमें ज़रूर मैसेज करें। और कहीं नाम पर एतराज़ आता है तो कहीं काम पर एतराज़ आता है, फैसला आप सबके हाथ में। और हम तो यही दुआ करते हैं कि अगर ये गरीब के हक में नहीं है जी राम जी, और मनरेगा ज़्यादा सही है, तो गरीब का हक मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दयाल प्रसाद आपसे विदा चाहूँगा। फिलहाल के लिए देवभूमि प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपका धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद एंड जय हिंद।